क्लास में क्या क्या बताया था मैंने? याद दिलाओ जरा। एक क्वेश्चन रह गया है ना? चलो तो ठीक है, वो कराते हैं। जीओसी का एक क्वेश्चन, जीओसी रिवीजन सीआरक्यू। सबसे आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और बोला कंसीडर द मॉलिक्यूल शोन बिलो एंड आंसर विद रेस्पेक्ट टू एच एंड एच ई। मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है बॉन्ड, दिस इज एच ए, दिस इज एच सी and this is HB, this is HA, this is HD and यहाँ पे आ जाएगा HE। फर्स्ट पॉइंट मुझसे बोला है वही 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है, अल्काइल कौन है, विनाइल कौन है, अलाइल कौन है। ठीक है, और इसका बी पार्ट है अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एनर्जी। हमें बॉन्ड एनर्जी वाला डिस्कस करना है थोड़ा अच्छे से। पहला मैं बताता हूं आपको कि ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री में आ जाएगा He, 2 डिग्री में आ जाएगा Ha, Hb और Hc भी 2 डिग्री है। अल्काइल में सारे जो अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है Ha, He, Hd और Hb। विनाइल ग्रुप से जो कनेक्टेड है वो Hc है और सॉरी Hb जो है अलाइल है, तो Hb आ जाएगा अलाइल में। क्या हुआ? एक सेकंड। अभी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? तो पहले बताना चाहिए ना तुम लोगों को। इधर देखो, तो Hb हो जाएगा अलाइल। अब बी पार्ट में मुझसे पूछा इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब भी आपको सिंपली कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा हो तो उसमें आपको CH बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन कराना होता है। जितना आसानी से होमोलिटिक फिजन हो जाएगा उतना कम बॉन्ड एनर्जी होगी, और आसानी से बॉन्ड फिजन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा इनकी रेडिकल की स्टेबिलिटी पर, कार्बन रेडिकल जो बनेंगे। अब यहाँ पे इस टाइप के रेडिकल बनेंगे। रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे पता है, सबसे ज्यादा इस सीक्वेंस में सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल होगा Hb वाला, क्योंकि अलाइलिक 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होते हैं रेडिकल के केस में, अगर आप लोगों को याद हो तो। उसके बाद आंसर आएगा Hd वाला रेडिकल, उसके बाद आंसर आएगा Ha वाला रेडिकल, उसके बाद आंसर आएगा 1 डिग्री वाला रेडिकल, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा Hc वाला रेडिकल। अब जो बहुत आसानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे आसानी से ये टूट जाएगा, तो सबसे कम एनर्जी इस बॉन्ड को देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा एनर्जी Hd को देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा एनर्जी Ha को देनी पड़ेगी, उससे ज्यादा एनर्जी He को देनी पड़ेगी और सबसे ज्यादा एनर्जी Hc को तोड़ने में देनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हम कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं। जितना स्टेबल रेडिकल बनेगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। राइट, नोट कर लो।
ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? तो अब चलो कुछ अच्छी चीजें पढ़ाते हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको मॉलिस टेस्ट और नेनहाइड्रिन टेस्ट के बारे में कुछ डिस्कशन किया था क्या? सिर्फ एक ट्रिक बता दी थी, अनी कब का मालिक है और कौन कौन सा टेस्ट किस किस के लिए होता है, ये बात हमें पता है। उसमें थोड़ा सा डिटेल करना है मुझे। हटाओ इसको। जैसे एक नेनहाइड्रिन टेस्ट पर अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लगाए होंगे पैकेज से, तो एक क्वेश्चन उसमें बड़ा प्यारा क्वेश्चन दे रखा है कि नेनहाइड्रिन टेस्ट में अगर मैं इस वाले अमीनो एसिड की रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनता है, उस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। तो देखो, सबसे पहली बात तो नेनहाइड्रिन टेस्ट में जो मॉलिक्यूल लगता है वो होता है ये नेनहाइड्रिन मॉलिक्यूल, ऐसा जहां पे 2 OH होते हैं। ये मॉलिक्यूल मैंने आपको सीसी चैप्टर में पढ़ाया था, कहा था इसके केस में स्टेबल हाइड्रेट बनता है, ये दोनों OH ऊपर और नीचे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रहते हैं, राइट। इसके हम लोग 2 मोल लेते हैं और इसमें हम लोग जो भी अमीनो एसिड है, मान लो यहाँ पे R और इस वाले कार्बन पर H है, यहाँ पर NH2 होगा और यहाँ पे COOH होगा, वो डाल देंगे और इस सोल्यूशन को हीट करना शुरू कर देते हैं। तो जब इस सोल्यूशन को हीट करते हैं तो इसके हीट करने से होता क्या है, यहाँ सबसे पहले CO2 गैस बाहर निकल जाती है, दूसरी चीज अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है, और तीसरी चीज यहाँ पर इनके ऑक्सीडेशन से बन जाता है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। और ये जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जब एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है वो इसको ऑक्सीडाइज करता है। देखो, ऑक्सीजन नहीं तो आएगी कहां से, इसके 2 ऑक्सीजन तो CO2 में निकल गए, इसका एक हाइड्रोजन मिला के अमोनिया के साथ निकल गया, अब ऑक्सीजन आनी भी तो चाहिए कहीं से, तो वो एक ऑक्सीजन आती है इससे, नेनहाइड्रिन से। एक ऑक्सीजन आएगी तो ऐसे करके जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बचेगा, वो मॉलिक्यूल बचता है सिर्फ एक OH वाला, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो दे दी उसने, एल्डिहाइड बना लिया। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल नेनहाइड्रिन में यूज होता है, जिसके लिए ये आगे टेस्ट करेगा, वो है अमोनिया, जिसका हमें काम पड़ेगा। तो क्या करता है, इससे 2 मोल लिए थे तो 1 मोल का तो रिडक्शन हो चुका है, ऑक्सीजन निकल चुका, तो 1 मोल का हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे 2 OH रख दो, यहाँ पे अमोनिया रख दो और इस मॉलिक्यूल को पलट के यहाँ पे रख लेंगे। मैं थोड़ा मिटा के इसको सीधा लिखता हूं, अमोनिया थी और प्लस RCHO। तो इसको जब आप उल्टा लिखोगे तो ये बनेगा बॉन्ड कीटोन कीटोन एंड OH। तो यहां से क्या होता है, 2 पानी बाहर इधर से होते हैं और 1 पानी बाहर इधर से होता है, ठीक है। इसके रिड्यूस फॉर्म में से क्या बनेगा, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आप लोग लिख लेना। इससे बनेगा, कुछ ज्यादा दूर हो गया, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड दिस, ऐसा। और ये रहता है अपने इनोलेट फॉर्म में, इस पर माइनस चार्ज रहता है, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड बनेगा इसका आ जाता है पर्पल कलर, और जिसको हम बोलते हैं नेनहाइड्रिन टेस्ट। ये अल्फा अमीनो एसिड को भी टेस्ट करने के लिए यूज होता है, बीटा अमीनो एसिड के को भी टेस्ट कर सकता है, यानी किसी भी अमीनो एसिड को टेस्ट करने के लिए यूज हो सकता है। तो आपके जो पैकेज में क्वेश्चन है वो ये है कि नेनहाइड्रिन टेस्ट में क्या बनता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हो जाएगा आप सबसे नेनहाइड्रिन टेस्ट का क्वेश्चन, नोट करिए इसको, फिर अगले टेस्ट पे आता हूं। बारकोड टेस्ट भी पढ़ाया था क्या मैंने, आज पढ़ेंगे। ये टेस्ट आजकल जेई मेंस के पेपर में आने लग गए हैं, इसलिए थोड़ा ढंग से पढ़ लो इनको।
ठीक है, हो गया ये। तो मेंस 2019 में पहली बार इन लोगों ने बारफोइट टेस्ट के बारे में पूछ रखा है। आप लोगों ने अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो ये दिखा होगा आपको। अरे नेन हाइड्रोजन टेस्ट में ये बताया है, लेट मत आया करो ना, कि सबसे पहले कोई भी अमीनो एसिड लेंगे, वो अमीनो एसिड हीट करने पे यहां से CO2 देता है, यहां से अमोनिया देगा, और इसके बीच में ऑक्सीजन आके इंसर्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अमोनिया, एल्डिहाइड और CO2, यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक मॉलिक्यूल इसका और ये वाला मॉलिक्यूल उल्टा करके अमोनिया बीच में रखेंगे, एक दो पानी इधर से और एक पानी इधर से बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे बस मैंने कीटोनॉल करा लिया है। तो H प्लस बाहर निकला माइनस में ना, माइनस इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, O माइनस के फॉर्म में बना रहता है, या फिर कई सारी बुक्स में इसको OH के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। तो किसी भी फॉर्म में लिख लो, हो सकता है O माइनस Na प्लस लगाओ या हो सकता है OH लगाओ। जनरली मीडियम बेसिक होता है तो O माइनस Na प्लस यहाँ पे लिखा रहता है, जिसका पर्पस हो जाता है। ये होता है नेन हाइड्रोजन टेस्ट, जो कि किसी भी अमीनो एसिड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। देखो जनरली पर्पल जो 20 अमीनो एसिड की लिस्ट है ना, उसमें से 18 के साथ पर्पल आता है, 2 के साथ डिफरेंट आता है। एक जो प्रोलिन था, प्रोलिन 2 डिग्री अमीनो एसिड होता है, उसके साथ अलग कलर आता है, ब्राउन कलर आता है। और एक एस्पार्जिन था, तो प्रोलिन एंड एस्पार्जिन विल शो डिफरेंट कलर। चाहो तो ये लाइन ऐड कर लो इसमें, प्रोलिन एंड एस्पार्जिन will show different color। ऐसे भी लिख सकते हो 2 अमीनो एसिड show different color, remaining show purple color। लिखा हूं बारकोड टेस्ट के बारे में, लिखिए जरा इसमें एक लाइन। इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन, इट इज used to differentiate between monosaccharides and disaccharides। monosaccharides and disaccharides। तो होता क्या है, जैसे जो मोनोसैकेराइड होता है और जो डाइसैकेराइड होता है, इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है आपका ग्लूकोज और सुक्रोज। ग्लूकोज एक डाइसैकेराइड है, सॉरी सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है और ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। तो बारकोड टेस्ट में क्या होता है, ये जो डाइसैकेराइड होते हैं ये नेगेटिव टेस्ट शो करते हैं, और जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट शो करते हैं। अब होता क्या है ये सुन लो, ये बिल्कुल जैसा हम लोगों ने फेलिंग टेस्ट पढ़ा है ना वैसा ही होता है। याद है सबको फेलिंग टेस्ट? फेलिंग टेस्ट में हम कॉपर +2 का सॉल्ट लेते थे, कॉपर +2 कॉपर +1 में कन्वर्ट हो जाता था, और कॉपर +1 का ब्रिक रेड PPT या रेड कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। यही पढ़ा था हमने फेलिंग टेस्ट में। तो इसमें ग्लूकोज में हम जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, नीचे ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर होगा। तो सारे मोनोसैकेराइड जनरली रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड जो मैं लेता हूं ना, यहाँ रिएजेंट होता है CH3COO होल ट्वाइस कॉपर 2+, यानी कॉपर एसीटेट मैं यहाँ पे लूंगा। कॉपर एसीटेट जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बचा हुआ यहाँ पे रहेगा, और खुद कॉपर +1 में रिड्यूस हो जाएगा, जिसको Cu2O की फॉर्म में लिखते हैं, जिसका रेड कलर का PPT आ जाता है और पॉजिटिव टेस्ट होता है। डाइसैकेराइड के साथ नेगेटिव टेस्ट, लेकिन सावधान रहना, बेसिक मीडियम में डाइसैकेराइड पड़े पड़े टूट जाते हैं 2 मोनोसैकेराइड में, तो कुछ देर बाद ये भी अपना टेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए जो हमें फर्स्ट टाइम पे टेस्ट ऑब्जर्व होता है उसी के बेसिस पे आंसर कर देते हैं।
ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में हम लोग टेस्ट को देखेंगे। जो पहले ही टेस्ट दिखा देगा वो मोनोसेक्राइड, जो नहीं दिखाएगा वो डाइसेक्राइड। इतना होता है बारकोड टेस्ट, नोट करिए। ठीक है, एक पढ़ा था मैंने मॉलिस टेस्ट, याद है सबको? कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है मॉलिस टेस्ट। हेडिंग डाली है, इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। जब नाम पूछा गया तो थोड़ी डिटेल भी जान लो। क्लियर है ये सब? ये नोट कर लिया ना? देखो, मॉलिस टेस्ट में करते क्या है कि हमारे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा, उस कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, या बेस्ट होता है KHSO4 जो डिहाइड्रेटिंग रेजेंट की तरह काम करता है। और उसकी वजह से सिर्फ यहां पर 3 बार डिहाइड्रेशन कराना होता है। ये कुछ फिक्स टाइप का कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। और जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिले उसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं अल्फा नेफ्थेनॉल के साथ। अल्फा नेफ्थेनॉल, अगर आप अरीन्स में मैंने काफी सारी चीजें पढ़ाई थी, अल्फा पे जो OH कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं अल्फा नेफ्थेनॉल। वैसे अगर बेसिकली देखोगे तो 5% अल्फा नेफ्थेनॉल होता है प्लस 95% इसमें इथेनॉल का मिक्सचर होता है। ये होता है पूरा रिएजेंट। और कोई यहां पर कलर ऑब्टेन होता है, कोई क्या पर्पल कलर ही आता है। ठीक, अब सुनो जरा, होता क्या है, ये जो बीच में प्रोडक्ट बना है, ये जनरली जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है या तो फर्फ्यूरल, त्योहार भी हो रहा है क्या तो लोग बम क्यों फोड़ रहे हैं बाहर? या तो फर्फ्यूरल बनता है या फिर क्या बनता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्फ्यूरल। डेरिवेटिव ऑफ फर्फ्यूरल, मैंने शायद फर्फ्यूरल तुम लोगों को सीसी के टाइम पढ़ाया था, याद है क्या किसी को? पढ़ाया तो होगा बेटा। देखो बताता हूं, ये होता है फ्यूरान, है ना? और फ्यूरान में अगर अल्डिहाइड लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं फर्फ्यूरल। तो या तो फर्फ्यूरल बने या फिर फर्फ्यूरल का डेरिवेटिव बने। किसी को याद है ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने फर्फ्यूरल? इसके केस में मैंने कैनेजारो रिएक्शन कराई थी। ये फर्फ्यूरल में कैनेजारो रिएक्शन कराते हैं तो वो एक बन जाता है, इसका एक बार ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक बार इसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो कई बार सीधे सीधे नाम भी आ सकता है। नो सर, कोई बात नहीं, अब पढ़ा दिया। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे ले ली सपोज करो पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर में क्या होगा, ऐसे करके पेंटोस शुगर में हम जानते हैं 5 कार्बन होंगे। तो मान लो मैंने इस तरीके से पेंटोस शुगर को रखा हुआ है, टोटल मिला के 5 कार्बन है, तो यहाँ पर मैं CH2OH ऐसे करके लिख लूंगा, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो होता यूं है कि इसका H और इसका OH ऐसे पानी बाहर निकालेगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर, पहला रिमूवल ऑफ वाटर। और जो दूसरा रिमूवल ऑफ वाटर होता है वो एक यहां से होता है और एक यहां से होता है, ऐसे। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर CHO, इसके केस में यहां पर डबल बॉन्ड C, इनके पानी बाहर निकलने से H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C और H,
और ये दोनों कार्बन आपस में ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऐसे मिलेगा ये 3 मॉलिक्यूल पानी के बाहर निकालूंगा तो इसको ही तो ऐसे लिखना है आपको कि 2 बॉन्ड हैं और यहाँ पे CHO कनेक्टेड है, यही तो फर्फ्यूरल है। और फिर क्या करोगे आप, इसकी रिएक्शन करा दोगे किसके साथ, अल्फा नेफ्थेनॉल के साथ। ठीक, अल्फा नेफ्थेनॉल के 2 मोल लेते हैं और अगर आपको याद हो तो एक हाइड्रोजन यहां से और एक दूसरे वाले पैरा का लेंगे। वो याद है जब हम लोगों ने वो फॉर्मेशन किया था, कौन सा एक इंडिकेटर बनाया था हमने, बताओ कौन सा इंडिकेटर बनाया था, फेनोफ्थलीन। याद है आप लोगों को फेनोफ्थलीन का फॉर्मेशन कैसे किया था? चलो याद दिलाता हूं। मैंने कहा था इस तरीके से एक एनहाइड्राइड लेते हैं और फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे उल्टे लेके आते हैं और दोनों मॉलिक्यूल फिनॉल के यहाँ से H और H करके पानी बाहर निकाल देते हैं, तो फेनोफ्थलीन इंडिकेटर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही एक पैरा वाला हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और एक और मॉलिक्यूल का आएगा, यहाँ से इसका O लोगे, उसके दोनों H लोगे, पानी बाहर निकाल के जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो पर्पल कलर होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है तुमको। तो सारे पेंटोस तो कर ये देते हैं कि पहले फर्फ्यूरल बनाएंगे और अल्फा नेफ्थेनॉल डालने पर पर्पल कलर दे देंगे। लेकिन कोई बोले कि सर वो जो 6 कार्बन वाले जो हमने ग्लूकोज वगैरह पढ़े उसमें कैसे बनेगा, वहां 6 नंबर रिंग बनेगी क्या? नहीं, वहां पर फर्फ्यूरल का डेरिवेटिव बनता है। मैं करके दिखाता हूं, पहले काम करो, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मेंस के हिसाब से काम का कॉन्सेप्ट है, बहुत एडवांस ऐसी चीजें बहुत कम पूछता है, पूछी नहीं है आज तक, लेकिन मेंस ने पूछ रखी है। कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, चलो बनाता हूं। ये ऊपर वाला पार्ट लिख लो, फिर मैं कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ। ये 1 कार्बन मानो, ये 2 कार्बन मानो, ये 3 कार्बन मानो, ये 4 कार्बन मानो, ये 5वां ऑक्सीजन है। तो ये 1 2 3 4 5वां ऑक्सीजन है। या फिर इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। 1 पर आपका CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको ऐसे लिखने में क्या समस्या हो सकती है? ऊपर का मिटा के बनाओ स्ट्रक्चर, ऊपर का नोट कर लिया। देखो भाई, ये CHO है, तो ऐसे आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे OH लिया अल्फा नेफ्थेनॉल, एक ऐसा लगा लिया।
और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे OH, दूसरा मॉलिक्यूल अल्फा नेफ्थेनॉल का ही है। तो इसके पैरा का H और इसके पैरा का H दोनों का पानी बाहर निकाल के, यहाँ से जब पानी बाहर निकल जाएगा तो एक बॉन्ड इधर ऐड कर देना और एक बॉन्ड इधर ऐड कर देना, ये बनेगा कॉम्प्लेक्स जिसका पर्पल कलर आता है। ठीक है, बन जाएगा, बना लो। इसके डेरिवेटिव क्या होते हैं, जैसे ही अगला पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। नीचे वाला मिटा दूं, जो नोट कर रहे हैं वो रेज हैंड करो। तो ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, तो ग्लूकोज भी देगा। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो सुनिए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं लिखूंगा एल्डिहाइड। अब ग्लूकोज में 6 कार्बन का कोई भी स्ट्रक्चर लिख लो, यहाँ पे आप चाहो तो सारे OH को एक साइड मान लो, क्योंकि सबका कलर तो पर्पल ही आना है। ये CH2OH होता है ना। तो होता क्या है कि जब मैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा हीट करके, 3 ही पानी बाहर निकलते हैं। अब 3 पानी बाहर निकलने का जो पहला वो है वही है, पहला पानी ऐसे, और जो सेकंड पानी बाहर निकलेगा इसमें से वो निकलता है, सॉरी इसका नहीं, पहला पानी बाहर निकलता है इस तरीके से, OH और H, और फिर अगला पानी जो बाहर निकलेगा वो निकलता है H इसका और OH इसका, और नेक्स्ट पानी बाहर निकलता है OH इसका H इसका। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे CHO मिलेगा, फिर यहाँ पे एक ऐसे करके बॉन्ड मिलेगा, इस पर डबल बॉन्ड आ चुका होगा, इस पर हाइड्रोजन होगा, फिर नीचे वाले पर हाइड्रोजन होगा, नीचे डबल बॉन्ड आ चुका होगा, और ये जो है आपस में ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और नीचे होगा CH2OH, क्योंकि बनना 5 मेंबर का रिंग ही है। ठीक, अब इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो एक्चुअली में ये इधर साइड CHO मान लो, तो आपको यहां पे दिखेगा CH2OH, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्फ्यूरन, जिसका अगर नाम लिखना चाहो तो 1 इसको देता हूं, 2 इसको दूंगा, 3 इसको, 4 इसको, सॉरी जो पेंटोस शुगर में नंबरिंग होती है ना 1 2 3 4 5, वो ऐसे होती है 1 2 3 4 5, तो इसका नाम होता है 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरन। ठीक, ये है डेरिवेटिव इसका। और ये जब रिएक्शन करेगा 2 मॉलिक्यूल बीटा नेफ्थेनॉल के साथ, तो अगेन आपको पर्पल कलर ऑब्टेन हो जाएगा, और स्ट्रक्चर होगा उस कॉम्प्लेक्स का ये, सिर्फ वहां पर CH2OH लगा हुआ रह जाएगा। तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का मॉलिस्टर। समझ आया सब लोगों को डिटेल एकदम, नोट करिए। कहा है हेमंत जगताप, मिल गई बेटा संतुष्टि? ओके, तुम संतुष्ट हो।
बायरूट टेस्ट और पढ़ा दो। अरे उतनी डिटेल नहीं है भाई, चलो ठीक है वो पढ़ा दो, कोई बात। इसमें क्या हो गया बेटा? इसमें बीटा नेशनल क्यों लिए? बीटा कहाँ है? अल्फा पे हुए थे ना हर जगह पे। सॉरी, माय मिस्टेक। हो गया? तो देखो क्या होता है, चलो बायरूट टेस्ट और बता देते हैं। बायरूट टेस्ट जो होता है दैट इज फॉर टेस्ट फॉर प्रोटीन। ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, प्रोटीन के लिए होता है टेस्ट फॉर प्रोटीन। और एक्चुअली में प्रोटीन्स में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये टेस्ट होता है पेप्टाइड लिंकेज का। जहां कहीं पे भी पेप्टाइड लिंकेज होगी उसका टेस्ट होगा, है ना। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? पेप्टाइड लिंकेज को सिस टाइप की लिंकेज होती है। मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूं, है ना। करते क्या है इसमें? इसमें हम लोग लेते हैं कोई भी प्रोटीन होगी, तो प्रोटीन में ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, है ना। कई हजार होते हैं, 10,000 तक होते हैं। इसमें हम मिला देते हैं कॉपर 2+ का ब्लू कलर का सोल्यूशन। पता CuSO4.5H2 ब्लू कलर का होता है। जब इसमें कॉपर 2+ का ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलाएंगे तो कॉपर 2+ तो आ जाएगा बीच में। ऐसे करके 4 पेप्टाइड इधर से आएंगे। मान लो एक इधर से आया तो इसके नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वैसे ही दूसरी तरफ से पेप्टाइड लिंकेज आएगी। मान लो यहाँ पे NH है, ये मेरा C डबल बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से। ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जिसका पर्पल कलर होता है। तो पता लग जाता है कि इसके अंदर पेप्टाइड लिंकेज है या नहीं। समझ आया अंदर क्या चल रहा है? लिख दो। अब कुछ GOC जैसी चीज पढ़ा दें? वैसे ये भी GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो। और अब इसमें बाकी चीजें जब रिवीजन कराएंगे तब बताएंगे, नहीं तो तुम भूल ही जाओगे। बताओ इसको। तो क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन। चलिए टिक द क्वेश्चन कराते हैं आपको। मुझे बताना है क्या हुआ।
ऐसे 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CN है, यहाँ पर CN है। दूसरा स्ट्रक्चर है CN, वैसे अब आसान लगेगा आप लोगों को जब से वो मैंने पीके लिस्ट दिखाई है। और तीसरा ये CN है, यहाँ पर हाइड्रोजन CN 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 एंड CN। इन तीनों को एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो लगाओ जरा दिमाग। एक और अच्छा क्वेश्चन मिला। हाइड्रोजन 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड हाइड्रोजन एंड 4 मेंबर हाइड्रोजन, इन सबको एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। अगला क्वेश्चन, एक OH, यहाँ पर OH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OH नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये भी बढ़िया सवाल है। एंड अरे आप लोगों को रेजोनेंस एनर्जी वाले क्वेश्चन नहीं कराए ना? कंपैरिजन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी SIP बैच में कराए थे। चलो तुम लोगों को भी कराता हूँ। पहले 3-4 क्वेश्चन ये करते हैं। बेटा आंसर बताने मतलब ऐसे लिख के नहीं बैठना है ना। चलो देखो पहले केस का आंसर डिस्कस कर रहा हूं, सुनिए। H+ बाहर निकालूंगा माइनस बनेगा, और माइनस को CN बहुत अच्छा स्टेबलाइज करता है। हम लोगों ने देखा था 2 CN लगाने से जो माइनस बनता है वो उसका काफी अच्छा पीके हो जाता था, 4 और 6 के अराउंड आ जाता था, और 3 लगाने से तो 0 आ जाता था। तो इसका माइनस का रेजोनेंस अगर कराऊंगा तो 2 CN का माइनस एम लगने लग जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पर 3 CN का माइनस एम लग रहा है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक बार तो वहीं पर जहां पर अनाइन है, और एक बार रेजोनेंस करने के बाद, तो 3 CN का माइनस एम है। जबकि यहाँ पर मैं बोलूंगा 2 CN का माइनस एम है, जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस वाले केस में कि H+ बाहर निकलेगा तो सही, एक इस CN का माइनस एम लगेगा, जब ये यहां घूम के आएगा तो एक इस CN का माइनस एम लगेगा, जब ये घूम के यहां जाएगा तो एक इस CN का माइनस एम लगेगा। तो मैं बोलूंगा इसमें कितने CN का माइनस एम लगेगा, बताओ जरा। हाँ 3 का ना, यही गड़बड़ी करते हैं बच्चे, 5 का लगेगा। अरे एक बार घुमा के क्यों बंद कर रहे हो? एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो टोटल 5 CN का माइनस एम लगता है इसमें। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड, फिर एसिडिक कौन होगा? फर्स्ट, और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा इसमें? सेकंड वाला, क्योंकि 2 CN का माइनस एम है। समझ आया सब लोगों को? CN का माइनस एम इफेक्ट हम लोग अलग तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो ये है। चलो बाकी के पहले इसका नोट करो, बाकी के दोनों तुम लोगों को आंसर करना है। थोड़ा सा तो यार दिमाग लगाओ।
माइनस चार्ज टू थ्री वन किस क्वेश्चन का आंसर है? अरे ऑडियो क्लियर है ना सबको? ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूं? कोई बताएगा मेरे को सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में? यस, सानिध्य नेमा सही आंसर। नहीं शिवांश का अगर गलत आंसर, कुछ कुछ बच्चे सही बता रहे हैं। दैट इज एंगल स्ट्रेन। एक्चुअली में और कुछ कॉन्सेप्ट लग ही नहीं सकता था यहाँ पे। देखो यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा, एस प्लस हटाने के बाद एसिडिटी चेक करनी है तो सबके माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर लो। अब ये जो माइनस चार्ज है ये स्ट्रिक्टली sp3 होना चाहता है, यानी कि इसको तो भैया वही एंगल चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। ये कहेगा कि मैं तो तुम्हें कितना दूंगा एंगल, 90 का भी आधा आधा मान लो, यहाँ पे थोड़ा एंगल बढ़ेगा, यहाँ पे थोड़ा और एंगल बढ़ेगा। तो क्या लगता है माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा यहाँ होगी और सबसे कम माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी यहाँ होगी। इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। और ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देख के फील आ जाएगी अंदर से कि मुझे यहाँ पे एंगल स्ट्रेन का फंडा लगाना है ना, तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अलग तरीके से इफेक्ट्स लगवाए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे। इसमें अगर मुझे एसिडिटी बतानी है तो मैं सब पर माइनस बना लूंगा सबसे पहली बात तो। अब इस माइनस को अंदर घुमाऊंगा, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। माइनस अंदर जा रहा है तो एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ऐसे जाएगा। इसकी रेजोनेंस में 3 कार्बन पे आ रहा है। अब इसमें जब रेजोनेंस कराओगे तो माइनस चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा जो कि स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। और इसके केस में एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, तो 2 नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आएगा, तो अगेन उसके कैनोनिकल ज्यादा स्टेबल होंगे। मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि एसिडिटी का ऑर्डर ये होगा। कितने लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आया है ना? तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखा अभी तक। तो पहले ये एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। 4312 देखते हैं बेटा।
एंगल स्ट्रेन वाला फंडा यह है कि हर एक कोई कार्बन अनाइन जो बनता है, हमें पता है कार्बन अनाइन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यानी कि कितना एंगल डिमांड करेगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब जिसमें जो जितना ये एंगल दे पाएंगे उतना कार्बन अनाइन स्टेबल होगा, इसमें ये उतना एंगल दे ही नहीं पाएगा, काफी कम एंगल है। अब यहाँ 3 से जब 4 मेंबर रिंग होगी, एंगल बढ़ गया तो कार्बन अनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और 4 से जब दोनों 4 मेंबर रिंग हो जाएंगी तो दोनों तरफ एंगल बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये कम स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। 3 4 1 2। अच्छा चलो देखते हैं, कर लिया है मोस्टली सब बच्चों ने। इसका आंसर मैं बता रहा हूं, कोई 3 4 1 2 बता रहा है, कोई 4 3 1 2 बता रहा है। लेट्स सी, इन दोनों के केस में ये अनाइन रेजोनेंस करेंगे, है ना? बस यही गलत हो तुम लोग को फिर पढ़ाने का मतलब क्या है? बेंजीन के ऊपर बना हुआ कैटायन, बेंजीन के ऊपर बना हुआ अनाइन, बेंजीन के ऊपर बना हुआ रेडिकल कभी रेजोनेंस करने जाता है? न तो फेनाइलिक अनाइन रेजोनेंस करता है, ना फेनाइलिक कैटायन रेजोनेंस करता है, ना ही फेनाइलिक रेडिकल रेजोनेंस करता है। तो कैसे तुम लोग रेजोनेंस की बात कहने लग गए? इस तरीके से अगर मैं कैटायन बना दूं, इस तरीके से अगर मैंने बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि बाहर बनने वाले बेंजीन पर कभी भी हम लोग मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट नहीं लगाते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म में, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर चेक कर रहे होते हैं। याद है वो वाला कॉन्सेप्ट? तो बस इस नाइट्रोजन का क्या रूल रहेगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, जो कि इसमें नहीं लग रहा है। अब यहाँ के केस में देखो, ये तो माइनस आई लगाएगा ही लगाएगा, और इसका भी माइनस आई लगेगा, क्योंकि बाहर वाले बेंजाइन पर आप मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कभी नहीं करते, ये बात तो आप लोगों को याद होगी बेंजाइन के केस में। और इसका भी माइनस आई लगेगा। अब किसका पावरफुल माइनस आई होता है? NO2 का पावरफुल माइनस आई होता है। मैंने आपको माइनस आई का ऑर्डर लिख के बताया था क्या? अभी रिवीजन क्लासेस में लिख के बताया या नहीं बताया? नहीं बताया, रिवीजन क्लासेस में लिख के नहीं बताया, मैं लिख के बताता हूँ एक बार आपको, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुनो मेरी बात, सबसे बढ़िया माइनस आई होता है, देखो सुनो जरा, सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप होता है, रिवीजन कर लो सब लोग, इधर देखो, NR3 प्लस का, उसके बाद अच्छा माइनस आई होता है SR2 प्लस का, फिर अच्छा माइनस आई होता है NH3 प्लस का, और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है NO2 की, उसके बाद बारी आती है साइनाइड की, उसके बाद बारी आती है सल्फोनिक एसिड की, उसके बाद बारी आती है एल्डिहाइड की, उसके बाद बारी आती है कीटोन की, और उसके बाद बारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर कहीं आके फ्लोरीन का माइनस आई मिलता है। फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद आता है माइनस आई OR ग्रुप का। ये बड़ा अजीब सी चीज है। उसके बाद माइनस आई आता है OH ग्रुप का, ठीक। उसके बाद माइनस आई आता है NR2 ग्रुप का, उसके बाद माइनस आई आता है NHR ग्रुप का, उसके बाद माइनस आई आता है NH2 का, और उसके बाद माइनस आई आता है ट्रिपल बॉन्ड CH का। फिर अगर माइनस आई की बात करोगे, उसके बाद माइनस आई ऑर्डर आता है बेंजीन का, और फिर माइनस आई आता है डबल बॉन्ड का, और फिर माइनस आई आता है हाइड्रोजन का, जिसका पावर 0 होता है। ये कंप्लीट टेबल है फ्रॉम द बुक जेरी सी मार्च। इससे ज्यादा बड़ा ऑर्डर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इंडक्टिव इफेक्ट का। तो सबसे स्ट्रॉन्गर माइनस आई NR3 प्लस, और बाकी सब इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसको पहले आप अच्छे से लिखो, फिर मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देता हूं, इस ऑर्डर को याद करने के तरीके क्या हैं। लास्ट वाला H डबल बॉन्ड वो नहीं है, अरे लाइक H हाइड्रोजन एटम जिसका पावर 0 मानना है, ये बोला है मैंने। H 3 बॉन्ड कब से बनाने लग गया? बिना चप्पलों के मानते थोड़ी हो तुम लोग।
हाइड्रोजन का प्लस आई माइनस आई नहीं मानते ना, हाइड्रोजन को रेफरेंस एटम मान के चलते हैं हम लोग हाई ऑर्डर के लिए। इस पे भी काफी बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं। इस ऑर्डर पे कोई अच्छे सवाल बनाना चाहे तो देखो, अगर जनता से देखो, तुम खुद ही अपने खुद से पूछो, आयोडीन और ओएच में जनरली लोग गलती कर रहे होते हैं। आप लोग क्या कंसिडर कर लोगे? ओएच का माइनस आई सबसे अच्छा है, जबकि आयोडीन का माइनस आई पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओएच, है ना? अरे होस्ट में कौन है? जी सर। अरे इनकी हाइड्रोकार्बन की रिवीजन सीआर की व्हाट्सएप करवा देना जरा। जी सर। अरे मुझे व्हाट्सएप करवानी है, तुम्हें नहीं? आज आ गई है, कल आ गई है, मुझे चाहिए, मुझे। क्या नाम है? संजय, इन्हें मत करवा देना, मुझे चाहिए। जी जी सर। एसएच और ओएच में ओएच का ही माइनस आई पावर ज्यादा होगा, सल्फर का कम होता है, ओएच का ज्यादा होता है अगर कंपेरिजन लेते होगे तो मैं इस ऑर्डर के पीछे ये जो ऑर्डर टेबल में दे रखा है ना, मैं इसको याद करने का आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ जिससे आप लोग कुछ भूलो ना इसको। ये मिटा दूं ना नीचे वाले दोनों। देखो, याद करने का तरीका ये है कि आप चाहो तो यहाँ ऑर्डर में CH3 लिख सकते हो, लेकिन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि CH3 प्लस आई ग्रुप होता है। अगर मैं यहाँ आता हूं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर हो जाता है 33%। उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाती है और ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। अब इसके आगे जाओगे तो आपको पता है कि बेंजीन में 3-3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो डेफिनेटली 3 डबल बॉन्ड ज्यादा खींचेंगे एक डबल बॉन्ड से, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे कहीं ज्यादा होता है इस वाले का, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज एस करेक्टर 50% हो जाता है और 50% को वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना लग जाएगा। फिर लोग पूछने लग जाते हैं कि बताओ भैया नाइट्रोजन वाले 3 ग्रुप में क्या बीमारी है? तो ये तो बात समझ में आनी चाहिए कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, इसलिए नाइट्रोजन वाले सारे पीछे। लेकिन मेरे हिसाब से मैं क्या सोचूंगा कि भाई यहाँ पर R ग्रुप है, यहाँ पर H ग्रुप है और यहाँ पे ऐसे करके H ग्रुप है, ये तो प्लस आई ग्रुप है। R में तो अल्काइल ग्रुप होता है, मान लो CH3 लिख लो। तो जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसको खींचना कम चाहिए ना बेचारे को। कोई मेरे को एक्सप्लेनेशन दे सकता है इस बात के पीछे? 250-300 बच्चे क्लास में सन्नाटा छाया हुआ है, किसी को नहीं पता है? अच्छा, फिर तो ये बात भी नहीं पता होगी आपको। कौन सी वाली बात? ये वाली बात के NR3 प्लस और NH3 प्लस में ऐसा ऑर्डर क्यों है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो R ग्रुप प्लस आई ग्रुप होते हैं, तो इसको काफी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो इसकी शुरुआत होती है इस कॉन्सेप्ट से, थीटा वाले कॉन्सेप्ट से, कि मान लो यहाँ एंगल θ1 है, यहाँ एंगल θ2 है। एक तुम लोगों ने MS नॉन जब जीओसी की लगाई होगी तो जीओसी का क्वेश्चन नंबर 13 या 17 आता है, जिसमें बहुत सारे आड़े तिरछे मॉलिक्यूल दे रखे हैं और एंगल की वैल्यू लिख रखी है। किया किसी ने वो क्वेश्चन? कोई बात नहीं है।
तो ये तीन मॉलिक्यूल में कंपेरिजन करते हैं। यहाँ θ1 θ2 अगर कंपेयर करोगे तो आर में रिपल्शन ज्यादा होगा। मैं बोल सकता हूँ θ1 की वैल्यू ज्यादा होगी θ2 से। और जितना cos θ1 ज्यादा होता है, θ1 ज्यादा है तो cos θ1 ज्यादा होगा, cos θ1 ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इस कॉन्सेप्ट की वजह से इसका माइनस आई ज्यादा, इसका माइनस आई कम। और देखो यही कॉन्सेप्ट आप यहां लगा के देखो ना, ट्रिपल बॉन्ड के केस में, कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या डबल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा या सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ एंगल 109 डिग्री है लगभग, यहाँ 120 है, यहाँ 180 है। एंगल बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, कॉस थीटा बढ़ेगा, माइनस आई पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअल पावर जो देखी जाती है कॉस थीटा से देखी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं θ1 θ2 और θ3 कंपेयर कर लूं तो θ1 ज्यादा होगा क्योंकि आर में रिपल्शन ज्यादा है, फिर उनमें रिपल्शन कम होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका cos θ1 वैल्यू ज्यादा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इस वजह से इसका ऑर्डर ऐसा होगा। समझ आया कैसे हम लोग यहाँ पे। और NO2 CN वगैरह ये जो ऑर्डर यहाँ पे आए हुए हैं ना, तो जब भी आप लोगों को ये मल्टीपल बॉन्ड टाइप की चीजें दिखते हैं, इनका माइनस आई काफी अच्छी कंडीशन में होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एटम जो लगे होते हैं। देखो जरा, इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ तक कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। जबकि यहाँ के आगे जाओगे तो आपको पोलर मल्टीपल बॉन्ड मिलते जाएंगे, इस वजह से माइनस आई का ऑर्डर पोलर मल्टीपल बॉन्ड का थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आप लोगों को नॉर्मल एटम से। तो इस सीक्वेंस का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है अगर ये आपको फैक्ट पता है तो। ठीक है, ये यहां तक लिखो, फिर हम अपनी बात आगे कंटिन्यू करेंगे। छोटे एंगल का कॉस बड़ा होता है, मैथ्स लगाओगे पिटोगे। यहाँ एंगल, सुनो, हम मुझे पूछ सकें, कई बार पूछते हैं बच्चे, यहाँ एंगल 0 से 90 में वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ एंगल टेट्रा कहां से वेरी करता है, 109 से 180 के बीच में वेरी कर रहा है, उसके लिए है। क्या पढ़ते तुम लोग? तो हाइड्रोकार्बन की CR आ चुकी है। चलो ये लिखो, अभी तो 5 मिनट है हमारी GOC वाली क्लास में। NHR और NH2 में कैसे? अरे R और H में रिपल्शन ज्यादा होगा, H और H में रिपल्शन कम होगा, ऐसे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कम रिपल्शन है, R लिखे होगे ज्यादा रिपल्शन, एक और R पे और ज्यादा रिपल्शन। अरे 60 डिग्री नहीं है गधे, नाइट्रोजन के लोन पेयर होंगे, हाइड्रोजन यहाँ होगा, ये सारे कुछ पिरामिडल स्ट्रक्चर होते हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से कि 60 डिग्री एंगल दिखाई दे रहा है तुमको। कौन से रेजोनेंस एनर्जी वाले क्वेश्चन? कोई रेजोनेंस एनर्जी वाले क्वेश्चन नहीं। ये CRQ खत्म हो गई, जहां तक हुआ GOC खत्म। अब आएंगे हाइड्रोकार्बन पे। अरे करा दूंगा, मेरे को टाइम मिलेगा, मैं कहीं नहीं करा ही दूंगा, तुम लोग क्यों टेंशन लेते हो? पहले ये बताओ, ये पूरा लिख लिया क्या? इसको कोई नोट कर रहा है तो रिवीजन करो, जल्दी करो।
तो सबसे पहले मैं 1 मिनट आप लोगों का लेना चाहूंगा। हाइड्रोकार्बन का रिवीजन में हाइड्रोकार्बन 1 और हाइड्रोकार्बन 2 दोनों का मिला के एक साथ रिवीजन है। हाइड्रोकार्बन 1 और हाइड्रोकार्बन 2 में हाइड्रोकार्बन 2 में बहुत सारी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी। जहां जहां आपको दिक्कत हो वो पहले आप लिख दो, जिससे मुझे सरसरी निगाहों से पता लग जाए आप लोग क्या चाहते हो। थ्योरी में किसी को कोई दिक्कत हो वो लिख दो, जिससे मैं वो टॉपिक आराम से यहाँ पे लेता रहूंगा, आप लोगों का रिवीजन होता रहेगा। हाइड्रोकार्बन 1 और हाइड्रोकार्बन 2 के किसी भी टॉपिक में किसी को कोई परेशानी हो वो लिख दो, उसको स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन कर लूंगा, वरना तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, जल्दी जस्ट मैं इस काम के लिए 30 से बस 1 मिनट दूंगा मुश्किल से। ठीक, समझ गया। बस 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 बहुत है, इतना बहुत है। रुको थोड़ा थमो। पूरा चैप्टर लिख दिया लोगों ने, रिप्लाई करने के चक्कर में टेक्स्ट आ रहे हैं सर जो आपने जीएमबी पढ़ाई थी उसके बाद, तो उसके बाद इतना सारा था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डायल जनरल रिएक्शन भी ले लेंगे। ठीक है, तुम लोगों ने बता दिया, अब खुश रहो। अब इधर देखो, अब मैं पढ़ाऊंगा। ये जो टॉपिक तुम लोगों ने लिख के दिए हैं मैं इनको इंक्लूड कर लूंगा। सबसे पहले सुनो मेरी बात, जो सीआरक्यू आई है ना, मैं उस सीआरक्यू के क्वेश्चन लूंगा और एक एक करके मैं उनके पीछे सारी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आप लोगों के सारे थ्योरी वाले डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से डिटेल में हम लोग उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। मुझे जितना लगता है सबसे ज्यादा दिक्कत